जी अहमद शेख आप लोगों के साथ। गनी ग्लोबल होल्डिंग डबल जीएल और गनी गैसेस जो है उसका मतलब ट्रिपल जीएल जो है, उन दोनों का रिजल्ट और फंडामेंटल एनालिसिस आपके साथ मैं अभी शेयर करने वाला हूं। और इसमें हम देखेंगे इनका ट्रेंड क्या है और टारगेट प्राइस क्या है और स्टॉप लॉस पॉइंट्स कौन से होने चाहिए, वो सारी चीज़ें आपके साथ मैं इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूं। और ये क्योंकि दोनों रिजल्ट्स इकट्ठे कंपाइल किए जा रहे हैं तो इस वजह से माइट पॉसिबल कि ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाए। मतलब रूटीन में मैं 5-6 मिनट की वीडियो बनाता हूं तो ये माइट पॉसिबल 10 से 15 मिनट की वीडियो बन जाए। सो तसल्ली से ये देखिए, आजकल ये बहुत ट्रेंडिंग भी है ये शेयर्स दोनों ही, और इनको काफ़ी लोग डिस्कस भी करते हैं। तो सबसे पहले जी डबल जीएल का देखते हैं। इक्विटी इसकी ये 5.4 बिलियन की है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ 1.7 बिलियन, क्योंकि ये थाउजेंड्स में रुपीज़ है इसलिए ये बिलियंस में है और नज़र आपके सामने आ रही होंगी मिलियंस में। सो जी टोटल लाइबिलिटी नॉन करंट प्लस करंट है जी 4.3 बिलियन, करंट एसेट्स है 3.7 बिलियंस के, और उसमें ये आपके सामने है जी इक्विटी और वो है जी 42 करोड़ की। तो क्विक एसेट्स, ये करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस करें 3.3 बिलियन रुपीज़ के हैं। डेट टू इक्विटी रेशो बड़ी अच्छी रेशो है, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी कंसीडर की जा सकती है। करंट रेशो भी काफ़ी अच्छी है 1.42, क्विक रेशो भी बहुत अच्छी है। तो अगर हम इसके सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल्स को देखते हुए बात करें तो ये एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी कंपनी कंसीडर की जा सकती है। अब गनी ग्लोबल होल्डिंग यानी कि डबल जीएल, इसका एक इशू था, इसको हाई कोर्ट ने एक नोटिस इशू किया था, कुछ रूल्स रेगुलेशंस में या कुछ लॉज में चेंजेस थी उस वजह से कि ये अपना ऑपरेशन खुद से नहीं परफॉर्म कर सकती, और इसको क्योंकि ये होल्डिंग कंपनी है, कुछ अदर टेक्निकलिटीज़ थी जिसकी बेसिस पे ये अपने ऑपरेशंस, बिजनेस ऑपरेशंस खुद से परफॉर्म नहीं कर सकती। इस वजह से इसने अपने तमाम एसेट्स और बिजनेस ऑपरेशंस ये अलग कर दिए थे, ट्रिपल जीएल को दे दिए, और कुछ जो है मतलब दूसरी सब्सिडरी के तौर पे वर्किंग करने लगी GCIL गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड उसमें। तो इस तरह से इसकी अपनी अगर आप देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी या सेल्स परचेज, वो आपके सामने ये स्टैंड लोन अगर देखें तो कोई वर्किंग नहीं चल रही है। 21 में भी कोई नहीं, 20 में भी नहीं, सिर्फ ये एक्सपेंसेस हैं थोड़े से। उसकी वजह ये है कि ये क्योंकि मैनेजमेंट के कुछ ऑपरेशंस के जो लोग रखे हुए हैं उनसे रिलेटेड, और कुछ ये जो राइट इशू से रिलेटेड इनकी भी कुछ बुक कीपिंग होती है, जस्ट थोड़े बहुत उसके एक्सपेंसेस हैं। अदरवाइज इनका अपना कोई बिजनेस अब परफॉर्म नहीं कर रही। अब ये सिर्फ और सिर्फ होल्डिंग कंपनी है। होल्डिंग कंपनी वही होती है जो कि दूसरी कंपनीज के में इन्वेस्ट करके सुकून से उनके ऑपरेशंस को मॉनिटर करती है, प्लस उसकी प्रॉफिटेबिलिटी में अपना हिस्सा लेती है। सो जी ये इसकी बेसिक है, और इसमें 2 से 3 कंपनीज वर्क कर रही हैं इसके अंडर। एक गनी गैसेस है, एक गनी केमिकल इंडस्ट्रीज है, और एक और है, वो अभी आपको नीचे वो भी मेंशन मैं करता हूँ। तो सेल्स इनकी, नेट सेल्स, अब ये डिस्काउंट्स और सेल्स टैक्स इसके बाद जो नेट निकलती है वो अगर हम देखें अक्यूमुलेटेड इसकी तमाम सब्सिडरीज की जो मिला के बनती है 64% इंक्रीज हुआ है। मतलब कि 1.3 बिलियन की सेल्स हो चुकी हैं एक क्वार्टर की, जबकि लास्ट ईयर में 0.83 बिलियन की थी, मतलब 83 करोड़ की थी। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में बहुत सिग्निफिकेंट कमी हुई है, उसकी बहुत सारी रीजंस हैं, और वो भी उनमें से कुछ रीजंस अभी डिस्कस भी करेंगे। ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आपके सामने 18% के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको मार्जिन मिला है, इन्होंने कॉस्ट अपनी रिड्यूस की है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस इनके हाफ रह गए, अप्रोक्सीमेटली 5% से कमी हुई है। एडमिन एक्सपेंसेस बहुत माइनर चेंजिंग है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 2.29% इंक्रीज हुआ है जी, और अदर इनकम जो है वो आपके सामने है जी, ये हाफ से भी कम रह गई है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी ये 15% से 6.31% रह गई है, जो कि 8.73% रिडक्शन है, एक अच्छा पॉजिटिव चीज़ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बनता है
वो आप देखें 12.74% बनता है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉसेस थे 11.27% के, तो 24% की इम्प्रूवमेंट है नेट प्रॉफिटेबिलिटी में। तो अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें ओवरऑल, तो परफॉर्मेंस इसकी एक अच्छी परफॉर्मेंस कंसीडर की जा सकती है। और अभी तक का जो अर्निंग पर शेयर इस क्वार्टर की आई है 0.32, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉस पर शेयर थे 0.49, और अभी तक की जो 3 क्वार्टर्स की अर्निंग पर शेयर अक्यूमुलेट होके बन चुकी है वो 1.49 हो चुकी है, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में लॉसेस थे 0.44। अब पॉइंट ये है कि इसकी जो टारगेट प्राइस थी वो मैंने लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट के बाद अनाउंस की थी कि इसकी 35 से 40 के दरमियान होगी, जो कि ऑलरेडी अचीव करके उससे भी अबव चलेगी है। तो डेफिनेटली इसकी कुछ रीजंस हैं, कुछ वजूहात हैं, कुछ फ्यूचर की एक्सपेक्टेशंस हैं, प्रोजेक्शंस हैं, जिसको अभी डिस्कस करते हैं। टारगेट प्राइस ऑलरेडी अचीव कर चुकी है, लेकिन नेक्स्ट टारगेट प्राइस फौरी तौर पर हम इसको अनाउंस नहीं कर सकते, उसकी कुछ रीजंस हैं, वो भी मैं अभी आपसे नीचे डिस्कस करता हूँ। करंटली ये अप ट्रेंड में ही है, लेकिन कुछ टेक्निकल बेसिस पे अगर आप देखें तो इसमें डाइवर्जेंस नज़र आ रही है नेगेटिव, और ये कम बैक कर सकता है, इसकी प्राइस गिर सकती है, मतलब डाउन साइड पे आपको एक मूव नज़र आ सकती है अगले कुछ दिनों में। तो स्टॉप लॉस पॉइंट आपका इनिशियल, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री लेते हैं तो 37 का इनिशियल स्टॉप लॉस पॉइंट है। अगर इससे नीचे क्लोज हो जाए, या फिर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पॉइंट आपका होना चाहिए 35। अच्छा जी, अब इसकी सब्सिडरीज के एतबार से हम बात करते हैं और अभी देखते हैं कि फ्यूचर में ये क्या करने वाले हैं। अगर उस एतबार से आप देखें तो इसकी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज GCIL, जो कि इनकी सब्सिडरी कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी इस वक्त वो सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जी ऑक्सीजन का और अदर मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैसेस का, और उसकी टोटल जो कैपेसिटी है 705 मैट्रिक टन पर डे है। तो इस हिसाब से ये अपनी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और एक्सपेंशन में इनको 35 से 40% इनकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी रिड्यूस होगी, और इनको अदर बेनिफिट्स भी होने वाले हैं। ये अपनी सेल्स में भी बहुत ज़्यादा अब डिमांड को मैच करने वाले हैं। और इन्होंने अपना जो अभी रिसेंटली ऑक्सीजन के लिए इन्होंने जो अपना सेटअप बनाया था, ये रिसेंटली पाक ऑक्सी की बहुत आवाज़ें थी, बेसिकली वो अपनी ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहा है, और उसने उसका जो इम्पैक्ट था वो भी ले चुका है। तो ये जो अपना बना रहे हैं इनकी सब्सिडरी GGL की सब्सिडरी गनी केमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के नाम से जो काम कर रही है, वो ऑलरेडी KPK के बहुत सारे हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि कोविड में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल जो गैसेस हैं वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और CPEC प्रोजेक्ट में भी इनका काफ़ी सारा काम चल रहा है, ज़मीन ले चुके हैं, इनके पास अवेलेबल है, और ये अपना जो न्यू प्लांट और कैपेसिटी और ये सारी एनहेंसमेंट कर रहे हैं। तकरीबन 2 बिलियन रुपीज़ का 2 अरब रुपया इन्होंने प्लान करा हुआ है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कहते हैं जी कि ये तकरीबन सारी जो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस वो होगा जी 2022 सितंबर तक, और कुछ दिनों में ये अपनी उसके रिलेटेड अपनी एक्सपेंशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो सारी आपके साथ शेयर करना शुरू कर देंगे। इसके अलावा जो है अटक रिफाइनरी के साथ एग्रीमेंट भी है इसकी सब्सिडरी का 15 साल का, एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स के साथ भी है इसका, और ये जो एंग्रो पॉलीमर केमिकल का जो एग्रीमेंट हुआ है इसके लिए इन्होंने बाकायदा पाइपलाइन बिछाई है जिसके ज़रिए ये सप्लाई करेंगे गैसेस, जिसकी वजह से इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच जाएगी, क्योंकि ये सारी ट्रांसपोर्ट अलग अलग वो जैसे ट्रांसपोर्टेशन करते हैं रूटीन में वो नहीं होगा। ये बाकायदा गैसेस उस पाइपलाइन जो परमानेंट ये कंस्ट्रक्शन और वो सारी वो बिछा दी गई है, और उसमें काम बहुत जल्द ये नेक्स्ट क्वार्टर से कह रहे हैं जी कि बाकायदा इसकी सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, तो ये काम शुरू हो जाएगा। अब उसका बेनिफिट भी आप देख लें कि उसका बेनिफिट भी ये होगा कि अभी के लिए जो इनकी अर्निंग पर शेयर और शेयर की प्राइस है वो ओवर प्राइस लग रही है,
लेकिन इसका इम्पैक्ट जब आएगा, ये बाकायदा सप्लाई स्टार्ट करेंगे चौथे क्वार्टर के एंड तक, तो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि इसकी अर्निंग पर शेयर वो मज़ीद बेहतर होने वाली है, सेल्स बढ़ने वाली है, इसकी डेट टू इक्विटी रेशो मज़ीद बेहतर होने वाली है। और ये अपनी सब्सिडरी में 4th ASU प्लांट जो है पोर्ट कासम में ये कर रहे हैं, और वो कहते हैं जी कि उसकी भी कमीशनिंग ड्यूरिंग अक्टूबर 2021 ये स्टार्ट कर देंगे। अब GGL का भी देख लें कि उन्होंने राइट इशू किए थे 1.4 बिलियन रुपीज़ के, मतलब 140%, और वो फाइनेंसिंग जो है कहते हैं जी रीपेमेंट ऑफ फाइनेंसिंग और ये सारा उसके लिए किया गया था, प्लस इन्होंने LCs ओपन करवा रखी हैं इंपोर्ट के लिए, जो कि ये फर्नेस इक्विपमेंट फ्रॉम यूरोप, जापान और चाइना ऑलरेडी इन्होंने ओपन की हुई है कि वहाँ से मशीनरी और बाकी चीज़ें ये इंपोर्ट करेंगे और अपनी एक्सपेंशन जिस मकसद के लिए इन्होंने किया है वो करेंगे। और ये 50% तकरीबन इसकी जो एक्सपेक्टेड है कैपेसिटी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्शन कैपेसिटी, और 4th क्वार्टर से ये कहते हैं कि काम अपना स्टार्ट कर देगी। अब ये GGL है उसके रिलेटेड, क्योंकि वो भी इसकी सब्सिडरी है GGL की, तो उसकी ये न्यूज़ है आपके सामने। और ये ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी के लिए इनकी 50% की कैपेसिटी, मतलब प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज़ होने जा रही है। इसके अलावा जो गनी ग्लोबल होल्डिंग है GGL है, उसने MS किलोवाट लैब्स न्यूयॉर्क की जो USA की है एक कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसके साथ इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, जिसमें ये बैटरी स्टोरेज यूनिट यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं। और ये बैटरी स्टोरेज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये एक एग्रीमेंट है, एक आइडिया है कि UPS की बैटरी, सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ये सारी टेक्नोलॉजीज़, ग्रीन टेक्नोलॉजीज, लोकोमोटिव, टेलीकॉम के लिए, और ये डिफरेंट स्टोरेजेस जो हैं सॉल्यूशंस, इन सारी इंडस्ट्रीज़ को प्रोवाइड करेंगे। और ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के एक सबसे यूनिक प्लस सबसे अच्छे लेवल पे काम स्टार्ट होने जा रहा है। इससे आप देखेंगे कि इसकी आप डिमांड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं मार्केट में, और UPS वगैरह तो ऑलरेडी, UPS बैटरीज और व्हीकल बैटरीज तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है लॉन्ग टर्म में। और इसके लिए इन्होंने, वो कहते हैं जी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने एक स्ट्रैटेजिक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग सर्विस फैब्रिक्स लिमिटेड के साथ भी किया है फॉर जॉइंट इन्वेस्टमेंट इन किलोवाट लैब्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि सर्फ के नाम से लिस्टेड भी है कंपनी। उसके साथ भी इन्होंने इसी मकसद के लिए जॉइंट इन्वेस्टमेंट प्लान करा है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो ये गनी ग्लोबल होल्डिंग आपको अगले 2 से 3 साल में बहुत बड़े लेवल पर काम करती नज़र आएगी। फॉर शॉर्ट टर्म हम इसको कह सकते हैं कि अभी ओवर प्राइस्ड है, अभी इसको माइट पॉसिबल कि ये इसका डाउन ट्रेंड टेम्पररी स्टार्ट भी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी बहुत अच्छी नज़र आ रही है और ये बड़ी कंपनीज में शुमार की जाएगी, जैसा कि इन्होंने अपने वो आइडियाज़ और ये सारा फोकस और अपनी डायरेक्शन, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शंस वो शेयर कर रहे हैं। इस हिसाब से ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और लेट्स सी कि इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस किस तरह से होती है जब ये सारा कुछ ये इंस्टॉल कर लेंगे। अब गनी ग्लोबल गैसेस GGL की बात करते हैं, उसकी सेल्स 16% डिक्रीज हुई है, नेट सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कमी हुई है 9.1%। और सबसे बड़ा सेटबैक है जी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का, वो डबल से भी ज़्यादा हुए हैं, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ चुके हैं, 7.7% इंक्रीज़ हुआ है। और इसकी रीज़न गालिबन यही है कि
ये क्योंकि राइट इशू किए हैं, कुछ अपना वो सारा प्रोसेस करना है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसमें दूसरे आउटसाइड जैसे वो होते हैं, क्या उसको कहते हैं, कंसल्टेंट्स भी हायर करने पड़ते हैं कुछ आपको प्रोजेक्शंस बनाने के लिए, अपनी मशीनरी की इंस्टॉलेशन के लिए। वो सारी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ चुकी होती है। यही वजह है कि वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे नज़र आ रही है। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थोड़े से बड़े हैं। अदर इनकम इनकी परसेंटेज के अतबार से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा, अमाउंट के अतबार से माइनर सा फ़र्क है। फाइनेंस कॉस्ट इनकी बढ़ी है 2.7% से, और ये क्योंकि इन्होंने राइट इशू किए हैं तो इसमें ये थोड़ी सी अपनी फाइनेंसिंग भी रीपे करने की इंटेंशन ऑलरेडी शो कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वार्टर या उससे नेक्स्ट क्वार्टर से आप इसमें फाइनेंस कॉस्ट में थोड़ी सी कमी देखेंगे। और नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन अगर देखें तो लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से बहुत कम हुआ है, और उसकी वजह आपको बता दी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट इनकी बढ़ी थी, राइट इशू प्लस अदर ये जो प्रोजेक्शंस और ये प्लांट एनहेंसमेंट कैपेसिटी और ये सारा कुछ जो करना होता है, इसमें एक एडिशनल कुछ इनको रिक्वायरमेंट होती है। और फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है। इस वजह से ये दो मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से ये बहुत कम रह गई है। सिर्फ 13,61,538 रुपये नेट प्रॉफिट रह गया है इस क्वार्टर का, तो 583 रुपये सॉरी, और लास्ट ईयर था जी 10 मिलियन था। तो ओवरऑल अभी तक की जो अर्निंग पर शेयर 3 क्वार्टर्स की है जी वो 0.73 है। टारगेट प्राइस इसका 22 है। करंटली ये अप ट्रेंड में है। 17 रुपये से या उससे नीचे अगर क्लोजिंग दे तो फिर आप इसको अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करते हुए इससे एग्जिट ले सकते हैं, लेकिन अभी तक ये अप ट्रेंड में है। और इन्होंने इस बार लाहौर हाई कोर्ट में एक केस पिटीशन फाइल की हुई थी। सेल्स टैक्स का जो रिफंड था वो रिजेक्शन की थी सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट ने, तो उसके लिए इन्होंने पिटीशन जो फाइल की थी गालिबन 2016 में, वो इनकी फेवर में उसका डिसीजन आ चुका है, और वो इनको 84 करोड़ रुपया, मतलब कि ऑलमोस्ट 1 अरब रुपए से थोड़ा सा कम अमाउंट इनको बहुत जल्द इशू होने वाली है। तो इनकी कैश की जो अवेलेबिलिटी है वो बेहतर हो जाएगी। तो इस हिसाब से इसकी टारगेट प्राइस मैंने आपको बता दिया 22 रुपये होगी। लॉन्ग टर्म के लिए ये भी थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव करता नज़र आएगा, क्योंकि इसका ही तो एग्रीमेंट और 2-3 एग्रीमेंट जो चल रहे हैं उसकी बाकायदा से जो सेल्स और वो सारी एग्जीक्यूशन है वो नेक्स्ट क्वार्टर एंड से स्टार्ट होगी। तो उससे नेक्स्ट क्वार्टर से फुल फ्लेज आइडिया होगा हमें कि इनको इन सारे एग्रीमेंट्स का कितना फ़ायदा हुआ और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या बढ़ी है या कम हुई है और किस हिसाब से इनको इम्पैक्ट आया। फिर हम उस वक्त एक्चुअली नेक्स्ट अपना लॉन्ग टर्म का इनका टारगेट डिसाइड करेंगे। ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल बिल्कुल नहीं है। दोनों का मैंने अपने तौर पे एक अनबायस्ड होके एक जो थोड़ी बहुत मेरी समझ में चीज़ें आ रही थी उस हिसाब से मैंने किया है। बाइंग सेलिंग आपने अपने एतबार से करनी है, अपने हिसाब से अपनी वर्किंग करके अपना स्टॉप लॉस लाजमी सेट करें। और स्टॉप लॉस और प्रॉफिट की रेशो मोस्टली 1:3 होती है, मतलब 1 रुपये का लॉस बियर बर्दाश्त करना है हर 3 रुपये के प्रॉफिट के बदले। तो इस हिसाब से अपनी रेशो सेट करें। कुछ लोग कम रखते हैं, 1:2 रखते हैं कि 2 रुपये का प्रॉफिट होगा तो बुक कर लूँगा, या फिर 1 रुपये का हर 2 रुपये के बदले लॉस होगा तो मैं उसको अपना लॉस बुक करके स्टॉप लॉस हिट करवा के उससे एग्जिट ले लूँगा। अब ये इसकी एक डिटेल्ड वर्किंग होती है, ये बस मैं बेसिक आपको बता रहा हूँ। अपना स्टॉप लॉस, एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स ऑल टाइम क्लियर रखा करें। एक वो ओपन हैंडेड या वो रॉ हैंडेड बिल्कुल एंट्री या एग्जिट ना लिया करें। सब कुछ प्लान करके अपनी ट्रेड किया करें, अदरवाइज लॉसेस और फिर बार बार वेट करना आपका मुकद्दर होगा, जिससे आपको कई बार टेंशन में रहना पड़ सकता है।